प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डीएनए के आज के इस सेशन में हम हमेशा की तरह विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज की जो पहली खबर है वो एक केंद्रीय योजना से संबंधित है, और उस केंद्रीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है ई ड्राइव योजना। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया है। कौन सी योजना को शुरू किया है? पीएम ई ड्राइव योजना को। और केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? एच.डी. कुमारस्वामी। ठीक है, तो ये जो एच.डी. कुमारस्वामी वो भारी उद्योग मंत्री हैं, और इन्होंने पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनको अपनाने को बढ़ावा देना, घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो इस प्रकार भारी उद्योग मंत्री केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएम ई ड्राइव योजना को जो है वो प्रारंभ किया है। अब हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं, और अगली खबर जो है वो है यहाँ पर ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, और इसमें पार्थ माने ने जो है वो दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। तो पेरू के अंदर जो है वो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई, और ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF के द्वारा आयोजित थी। और इसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीत करके और फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है पार्थ माने ने। किसने? पार्थ माने ने। ठीक है, तो पार्थ माने ने जो है वो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये जो प्रतियोगिता थी वो पेरू के अंदर आयोजित की गई थी, जूनियर विश्व चैंपियनशिप, और इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो भारत और जमैका, ठीक है, ये पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जमैका। उसने डिजिटल अवसंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों पर 4 समझौता ज्ञापनों पर जो है वो समझौता किया है और उसका आदान प्रदान किया है। तो भारत और जमैका ने, है ना, नई दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी तथा जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस के बीच में एक वार्ता हुई, और इस वार्ता के अंदर जो है वो सार्वजनिक अवसंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अब हम लोग अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ पर ICC ने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के लिए श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के लिए श्रीलंकाई क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? प्रवीण जयविक्रम है ना, तो प्रवीण जयविक्रमा पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ISSF यानी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेल महासंघ है उसके द्वारा पेरू के लीमा में जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई उसके अंदर 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है वो महिलाओं में दिवांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में जो है वो दिवांशी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83,000 करोड़ रुपए की आदिवासी विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है ना, और वो कहाँ पर किया है? झारखंड के हजारीबाग से। तो झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के आदिवासी विकास योजनाओं को शुभारंभ किया है, और इसके तहत जो है वो 20 लाख आदिवासी परिवारों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और पुलों का विकास किया जाएगा, घरों में स्वच्छ पेयजल, गैस और बिजली कनेक्शन, आदिवासी बाजार केंद्रों, मोबाइल केंद्रों आदि को मिलाकर के, और फिर आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 5 करोड़ आदिवासियों को 63,000 गांवों में जो है 83,000 करोड़ रुपए की आदिवासी विकास योजनाओं को शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से किया है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। फिर वही खबर है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की खुशी ने कांस्य पदक जीता है। अगली खबर की तरफ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अल्काराज ने सीनर पर चाइना ओपन जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है ना। तो अल्काराज यानी कि कार्लोस अल्काराज ये शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है, और इन्होंने जेनिक सीनर को हरा करके 2024 में अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। तो 2024 में पहला
चाइना ओपन खिताब पुरुष एकल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? कार्लोस अल्काराज इनका नाम है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह और गूगल ने जो है वो एक दूसरे के साथ में समझौता किया है, हाथ मिलाया है, सहयोग की घोषणा की है। तो स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए भारत के अंदर अडानी समूह ने किसके साथ हाथ मिलाया है? गूगल के साथ हाथ मिलाया है। और इस समूह ने गुजरात के खावड़ा में स्थित 61.4 मेगावाट की सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच IMDRF, क्या नाम है उसका? IMDRF है ना। तो IMDRF यानी कि ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच है, उसका सदस्य बन गया है भारत। ठीक है, तो इस प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच IMDRF में सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है। ठीक है, अब हम लोग मैप ऑफ द डे में बात करते हैं कावेरी नदी की। और ये जो है वो भारत में ये साउथ इंडिया का नक्शा आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और उस साउथ इंडिया में भी अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर अगर अपन लोग स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ कर्नाटका, उसके बाद में आंध्र प्रदेश आ गया और ये तमिलनाडु आ गया। तो यहाँ पर जो है वो ये कर्नाटक से संबंधित है और तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो कावेरी नदी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक में क्षेत्र कौन सा है? कुर्ग है। कौन सा क्षेत्र है? कुर्ग। वहाँ से ये नदी जो है वो निकलती है और निकल करके कर्नाटक को क्रॉस करने के बाद में फिर जो है वो तमिलनाडु, और तमिलनाडु से होकर के और फिर वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और इसको हम लोग जो है वो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, जबकि कावेरी नदी जो है दक्षिण की गंगा के रूप में मानी जाती है। और कावेरी नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण का धान्यागार यानी धान का आगार अर्थात चावल का उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो दक्षिण का धान्यागार किस नदी को कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर कौन सी नदी है? कावेरी नदी, जो कुर्ग कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से होकर के और फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस नदी के ऊपर अगर अपन बांधों की बात करें तो कृष्ण राज सागर बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में बनाया गया है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में है और मेट्टूर बांध जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब हम लोग राजस्थान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। ठीक है, प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माणाधीन है? बाड़मेर के अंदर निर्माणाधीन है प्रथम तेल शोधनशाला। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है ना, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, हनुमानगढ़, वहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण जो किससे निर्मित हैं? तांबे से, इसलिए आहड़ को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है? तो मारू गुर्जर सबसे प्राचीन चित्रशैली है। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, जिसे प्राचीन सरस्वती अथवा दोषनदी के नाम से जाना जाता है। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति है ना, तो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति कौन सी है? आहड़ की संस्कृति है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि थे। और यहाँ पे राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम जो हैं उन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 को हुआ था। अब हम लोग पर्सन ऑफ द डे में बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, क्योंकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की उनकी जो है वो जयंती थी और इसी दिन जो है भारत के महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। तो गांधी और जो है वो यहाँ पर शास्त्री जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये बहुत ही यूँ कह सकते हो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंदिरा शर्मा। और इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव बनी है। वर्तमान विधानसभा कौन सी है? 16वीं है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली।
ये दलित समाज से आते हैं तथा अलवर ग्रामीण से ये विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं ये? अलवर ग्रामीण से विधायक हैं, है ना। टीकाराम जूली। राजस्थान में पहली महिला जो है वो अध्यक्ष कौन थी, है ना? विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। और प्रथम उप मुख्यमंत्री जो है वो कमला बेनीवाल जो है वो रही थी। अब हम लोग यहाँ राजस्थान की अभी जो 16वीं विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस को 65 सीटें प्राप्त हुई है, बहुजन समाज पार्टी 2 और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी 3 और निर्दलीयों को 8 सीटें और 7 सीटें जो है वो रिक्त सीटें हैं और वहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 114 विधायक हैं जो सरकार में हैं और कांग्रेस जो है वो 65 विधायक यहाँ पर 200 में से हैं। 7 जो है वो सीटें ऐसी हैं जो अभी रिक्त चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान को शुरू किया है? और इसको जब अपन लोग देखें तो ऑपरेशन गरिमा अभियान राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? ऑपरेशन गरिमा अभियान है। और राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली 2 जिलों में लागू है। और जिले कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर है और एक जोधपुर है। इसी प्रकार से जोधपुर पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के लिए सवेरा अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? सवेरा अभियान चलाया गया, ठीक है। और राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए उल्लास अभियान चलाया गया। तो इस प्रकार से गरिमा अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा चलाया गया है। और ये किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। जबकि जोधपुर पुलिस के द्वारा नशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जबकि गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन उल्लास को जो है वो चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी राजस्थान के दौरे पर हैं और वो 32वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई है। और वो दीक्षांत समारोह कौन सी यूनिवर्सिटी का था? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, है ना। तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू है और वहाँ से वो जो है मानगढ़ का दौरा करने जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखते हैं तो 32वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई है। 4 अक्टूबर को वो मानगढ़ धाम में जाएंगी और गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी का दौरा करने जा रही हैं। राजस्थान की योजनाओं की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई, है ना। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो प्रारंभ की गई, अगर अपन लोग देखते हैं तो ये जो प्रभावी है वो कब से है? 1 जनवरी 2022 से ये प्रभावी है। और इसमें अगर नोडल विभाग की बात करें तो कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना उसको बेहतर बनाए हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरुष के लिए कितना होगा? 4000 रुपया तथा महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4500 रुपये प्रति माह जो है वो इन बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक दिया जाने का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में। तो इसमें 4000 रुपये दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? पुरुषों को। और महिलाओं में ट्रांसजेंडर है चाहे विशेष रूप से विकलांग हो या महिला हो उसको प्रति माह 4500 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये थी भारत, राजस्थान और विश्व का करंट अफेयर्स। वर्तमान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर के हम प्रतिदिन जो है वो करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर है। आपका फीडबैक हमें अवश्य दीजिए और निरंतर इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।